हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के रिस्क के बारे में। कौन कौन से रिस्क है जो स्टॉक मार्केट पे आपका कैपिटल को पूरा वाइप आउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के कौन कौन से रिस्क होते हैं और कैसे आपको उन सारे रिस्कों से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो स्टॉक मार्केट पे एंट्री करने के साथ साथ ही कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं और उनको ये लगता है कि वही सबसे ज्ञानी है, वही सबसे इंटेलिजेंट है। बाकी जो लोग स्टॉक मार्केट पे लॉस करते हैं, जो बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट पे, वो बेवकूफ है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आगे जाके उनको बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। अगर आप किसी से पूछो कि स्टॉक मार्केट पे रिस्क क्या है, कोई आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा। लोग यही बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट का मैक्सिमम रिस्क ये होता है कि आपको लॉस हो, आपका पूरा कैपिटल डूब जाए। लेकिन ये रिस्क नहीं है, ये रिस्क का रिजल्ट है, रिस्क का नतीजा है। तो आज ना इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेन स्टॉक मार्केट पे रिस्क होता क्या है और कैसे आप उस रिस्क से बच सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि नो रिस्क नो गेन, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता। अगर आप फिक्स डिपॉजिट या फिर बॉन्ड पे इन्वेस्ट करते हो तब आप ये चीज बोल सकते हो। हमेशा ऐसा होता है कि नॉर्मली जो बड़े बैंक है यानी कि HDFC, SBI, यहाँ पे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है कंपेयरिंग टू द न्यू बैंक लाइक IDFC बैंक, RBL बैंक। जो नए बैंक होते हैं वो आपको ज्यादा फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ऑफर करते हैं क्योंकि वो न्यू है, उनके साथ रिस्क ज्यादा है। और पुराने जो बैंक है उनके साथ रिस्क कम है, इसलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम ऑफर करते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न भी आपको कम मिलता है। लेकिन स्टॉक मार्केट का मेन फंडा यही है कि लो रिस्क और हाई रिटर्न। तो शेयर मार्केट का फंडा यही है कि रिस्क से आप नफरत करें, रिस्क से आप प्यार मत कीजिए, रिस्क को आप अवॉइड कीजिए। महान इन्वेस्टर ने यही कहा है कि इन द लॉन्ग रन, यानी कि शेयर मार्केट पे बहुत सालों में एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। शेयर मार्केट पे जो कुछ भी गलत हो सकता है वो होगा। और अगर हम 5 रिकॉर्ड देखें लास्ट 70 ईयर्स में, वर्ल्ड वॉर, पैंडेमिक, सुनामी, सब कुछ हो चुका है जिससे स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा क्राइसिस, क्रैश भी आया है। स्टॉक मार्केट गिरा है, इकोनॉमी गिरा है, उसके बावजूद आज दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट लाइफ हाई पे काम कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट एक अनसर्टेन चीज है। लॉन्ग रन पे स्टॉक मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना होता है। हालांकि बीच बीच में बहुत सारे करेक्शन भी आते हैं और इन फ्यूचर भी आएगा, यानी कि 30 ईयर नेक्स्ट भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। शायद कोई नया पैंडेमिक आ जाए, शायद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए, या फिर कोई जियोग्राफिकल क्राइसिस भी आ जाए, पॉलिटिकल क्राइसिस। सारे रीजन के वजह से भी इन द अपकमिंग फ्यूचर मार्केट फिर से गिरेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये छोटे मोटे करेक्शन आने के बाद मार्केट फिर से अपकमिंग ईयर्स में लाइफ हाई टच करता रहेगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, मार्केट पे 2 तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है कंट्रोलेबल रिस्क, एक होता है अनकंट्रोलेबल रिस्क। अब जान लेते हैं कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल रिस्क के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। अनकंट्रोलेबल रिस्क यानी कि जिस रिस्क को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, जो रिस्क आपके हाथ पे नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैंडेमिक। 12,500 से निफ्टी 7,500 तक चला गया, सारे स्टॉक गिर गए। TCS, HDFC बैंक जो कि बहुत अच्छे थे, जिनका इस पैंडेमिक से कोई रिलेशन ही नहीं था, वो भी गिर गए क्योंकि पूरा निफ्टी, पूरा ग्लोबल मार्केट पे भी क्रैश आया था। तो ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। उसी के साथ साथ और एक एग्जांपल लेते हैं। शायद पैंडेमिक आने से पहले आपने किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे इन्वेस्ट किया था लाइक PVR। आजकल के जो यंग यूथ है उसके पास बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, इसीलिए लोग वीकेंड में मूवी जाते हैं, मॉल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और वैकेशन मनाने के लिए बहुत ज्यादा फ्लाइट के टिकट्स भी बाय करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक हो गया इंडिगो। तो पैंडेमिक के पहले शायद आपने PVR और इंडिगो में इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा था। लेकिन पैंडेमिक आने के साथ साथ ही नॉट ओनली इंडिगो गिरा क्योंकि सारे ग्लोबल में लॉकडाउन हो गया था, उसी के साथ साथ PVR में भी बहुत ज्यादा क्रैश आ गया था जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल फॉल था। तो ये था अनकंट्रोलेबल रिस्क का एग्जाम्पल। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं। जस्ट लाइक दैट, मान लो अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के बजाय अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, आप 10 स्टॉक पे इन्वेस्ट करें, तो इससे क्या होता है, सारे स्टॉक एक साथ नहीं गिरते, सारे स्टॉक एक साथ नहीं बढ़ते, तो आपका पोर्टफोलियो में एक बैलेंस आ जाए। उसी के साथ साथ आप स्टॉक को छोड़ के भी कुछ पार्ट स्टॉक, कुछ
अपना इन्वेस्टमेंट कुछ पोर्शन स्टॉक में, कुछ पोर्शन गोल्ड पे या फिर कमोडिटी पे और कुछ पोर्शन बॉन्ड पे भी अगर इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो को हेज करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, तो इससे भी आप स्टॉक मार्केट के डायरेक्ट रिस्क से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको अभी लगता है कि रियल स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर। इंडिया में रियल स्टेट के तो बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, उसमें से सबसे बड़ा है जो वो है डीएलएफ एफएनओ में भी है। तो कुछ रियल स्टेट स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, यानी कि अगर इन फ्यूचर रियल स्टेट में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया, ऐसे कुछ स्टॉक्स भी है जो रियल स्टेट के साथ को रिलेटेड है, लाइक सीमेंट स्टॉक, क्योंकि रियल स्टेट पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो है सीमेंट का। तो रियल स्टेट अगर बढ़ा तो सीमेंट में भी बहुत ज्यादा अपसाइड आएगा, पेंट्स में भी आएगा क्योंकि पेंट का भी इस्तेमाल होता है। उसी के साथ साथ मेटल स्टॉक पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि बहुत सारा टीएमटी बार्स, रूफिंग शीट, ये भी रियल स्टेट में यूज होता है। तो पेंट स्टॉक लाइक एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स, सीमेंट स्टॉक लाइक अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट हो गया, मेटल स्टॉक जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सारे जो स्टॉक्स हैं आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो रेदर देन इन्वेस्टिंग ओनली इन रियल स्टेट स्टॉक, आप रियल स्टेट में डीएलएफ में इन्वेस्ट करो, आप सीमेंट में अल्ट्राटेक पे इन्वेस्ट करो, आप पेंट्स में एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करो, आप मेटल पे हिंडाल्को पे इन्वेस्ट करो। इससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो नॉट ओनली रियल स्टेट अगर बढ़ा तो रियल स्टेट को इसका बेनिफिट मिलेगा, इन सारे सेक्टर को बेनिफिट भी मिलेगा। तो अगर आप रियल स्टेट पे बुलिश हो तो रेदर देन इन्वेस्टिंग ओनली इन रियल स्टेट स्टॉक, आप इन सारे सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। हालांकि जिन स्टॉक का मैंने नाम लिया ये एग्जाम्पल पर्पस है, मैं डायरेक्टली किसी स्टॉक को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट। एक फुटबॉल टीम अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस फुटबॉल टीम का 11 जो प्लेयर होता है वो सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एक क्लब को चैंपियन बनना होता है तो 11 प्लेयर का भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है, हर मैच में किसी ना किसी को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, आपके पास 10 स्टॉक का एक बास्केट है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सारे स्टॉक एक साथ बढ़ेंगे, सारे स्टॉक एक साथ गिरेंगे। आपको ऐसे स्टॉक चूज करने पड़ेंगे जो कि बहुत क्लोजली को रिलेटेड ना हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होटल शेयर में बहुत ज्यादा बुलिश हो, आपको लगता है कि इन फ्यूचर टूरिज्म में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा, आप होटल शेयर बाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आप ऐसा नहीं होता कि आप होटल शेयर भी बाई करो, आप एयरलाइन शेयर भी बाई करो, क्योंकि टूरिज्म अगर मानो कल वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और होटल सेक्टर में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया, उसके साथ साथ एविएशन सेक्टर भी बहुत ज्यादा गिरेंगे, तो दोनों तरफ से आपको झटका लगेगा, दोनों तरफ से आपको लॉस होगा। क्योंकि अर्थक्वेक, वर्ल्ड वॉर, पैंडेमिक ये अपकमिंग ईयर्स में भी आएंगे, जिसका इम्पैक्ट एक पर्टिकुलर सेक्टर के सारे स्टॉक को झेलना ही पड़ेगा। सो अगर आपके पास 10 स्टॉक का एक बास्केट है तो हमेशा ध्यान रखें 10 स्टॉक अगर 10 अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा कम रिस्की है। रेदर देन अगर आपके 10 स्टॉक में से 8 स्टॉक को रिलेटेड है, तो जब उस पर्टिकुलर सेक्टर पे क्रैश आता है तो 8 स्टॉक गिरते हैं, तो 2 जो स्टॉक होते हैं वो आपके लॉस का भरपाई नहीं कर सकते। हम ऐसे से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इन फ्यूचर ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि आजकल के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बहुत ज्यादा क्रेज है और हम सबको पता ही है इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। एक टाइम आएगा जब डीजल पेट्रोल व्हीकल मार्केट से कंप्लीटली गायब हो जाएंगे और ग्लोबल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही तब इस्तेमाल होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह से अवेलेबल होंगे। सो इंडिया में सबसे बड़ा जो ऑटोमोबाइल स्टॉक है वो मारुति। अगर आप मारुति पे अभी इन्वेस्ट करते हो तो भी आप अनसर्टेन हो, क्योंकि अभी नेक्स्ट 10 साल तक तो मारुति चलेगा, क्योंकि मारुति डीजल पेट्रोल कार बनाता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, शायद उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए तो मारुति का स्टॉक उतना ज्यादा नहीं चलेगा। तो इस कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए आजकल के टाइम पे बहुत सारे आपके ब्रोकर हैं जो आपको इंटरनेशनल स्टॉक में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। तो आपने टेस्ला पे, यूएस में टेस्ला लिस्टेड है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं, तो अगर आपने उस स्टॉक पे थोड़ा इन्वेस्ट किया और थोड़ा मारुति पे किया तो इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अभी तो नेक्स्ट 10 साल तक दोनों स्टॉक ही बढ़ेगी, क्योंकि मारुति इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मारुति का भी डिमांड है और इन फ्यूचर टेस्ला का डिमांड होने वाला है, इसलिए भी टेस्ला बढ़ेगा। सो आप एक स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। सो आपको रिटर्न कम मिले इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रिटर्न आपको कम भी मिले, आपको 20-25% की जगह अगर 10% 12% रिटर्न भी मिले और लॉन्ग रन के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होते हो,
तो कंपाउंडिंग के थ्रू आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो इन फ्यूचर। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हो और उससे आपका कैपिटल इफेक्ट होता है तो वो बहुत ही गलत हो जाता है। मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और स्टॉक का प्राइस 50,000 आ गया, यानी कि आपको ऊपर से 50% का लॉस हुआ, लेकिन वो 50,000 1 लाख जाने के लिए उसको डबल होना पड़ेगा, यानी कि 100% आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो हमेशा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। अगर आप अपने मेन कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हो तो प्रॉफिट तो आपको लॉन्ग रन में होगा ही होगा, लेकिन कैपिटल ही नहीं रहे तो प्रॉफिट का भी स्कोप बहुत ज्यादा घट जाता है। सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल, डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो। 10 स्टॉक बाय कीजिए अलग अलग सेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल आप आईटी से टीसीएस आप आईटी से एक बड़ा स्टॉक ले लीजिए, आईटी का सबसे बड़ा स्टॉक। ऑयल एंड गैस सेक्टर से एक बड़ा स्टॉक ले लीजिए, बैंकिंग सेक्टर से सबसे बड़ा बैंक ले लीजिए, एफएमसीजी से सबसे बड़ा एफएमसीजी ले लीजिए, ऑटोमोबाइल से सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल ले लीजिए। सारे सेक्टर के जो बड़े कंपनी से उनमें इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। एक सेक्टर के गिरने से आपके पोर्टफोलियो में कोई असर नहीं पड़ेगा। लॉन्ग रन में आप बहुत प्रॉफिट कमा सकोगे और लो रिस्क पे बहुत ही हाई रिटर्न आप पा सकोगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।